नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बेताल पच्चीसी भाग 2। तो यह है विक्रम और बेताल की अगली कहानी। 3 राजकुमार। राजा विक्रम द्वारा मौन भंग करते ही उनके कंधे पर सवार बेताल अट्टहास लगाता हुआ वापस शमशान में जा पहुंचा। लेकिन योगी को दिए वचन की पूर्ति के लिए राजा विक्रम भी बेताल का पीछा करता हुआ शमशान में लौटा और पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को नीचे उतार कंधे पर लाद कर पुनः गोदावरी के तट पर स्थित उस महाशमशान की ओर चल दिया, जहां धूर्त योगी उसकी बेताल को साथ लेकर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा विक्रम, मुझे कंधे पर लाद कर योगी के पास ले जाने के तुम्हारे इस साहस से खुश होकर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। वल्लभगढ़ एक विशाल तथा खुशहाल राज्य था, जिसके राजा पलवल राय बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय तथा खूब गहरी समझबूझ वाले प्रजा में बड़े ही लोकप्रिय थे। उनके 3 पुत्र थे, जो राजगुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन राजा पलवल राय के दरबार में, महाराज, मैं राजगुरु विश्वसागर जी का पत्र लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा, आप आसन ग्रहण कीजिए और महामंत्री जी, आप पूज्य राजगुरु का पत्र पढ़कर सुनाइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, पूज्य गुरु लिखते हैं, महाराज पलवल राय तथा समस्त दरबारी गणों को आशीर्वाद। शुभ समाचार यह है कि तीनों राजकुमार अपनी शिक्षा बड़ी लगन व परिश्रम के साथ पूरी कर चुके हैं। कल गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों सहित तीनों राजकुमारों को भी अपने घरों को लौटकर अपनी अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार अपना सामाजिक जीवन आरंभ करना है। तीनों राजकुमारों के विषय में हम जानना चाहते हैं कि आप शाही आन बान व परंपरागत रीति रिवाजों से उन्हें गुरुकुल से लेने के लिए स्वयं पधारेंगे अथवा कोई नई रीति अपनाना चाहेंगे। राजगुरु शिवसागर। पत्र पढ़कर राजा पलवल राय ही नहीं, समस्त दरबारी गण तथा दरबार में उपस्थित सभी नगरवासी बहुत खुश हुए। लेकिन राजा पलवल राय ने तुरंत ही गंभीरता धारण करते हुए राजगुरु के दूत से कहा, पूज्य राजगुरु महाराज को हमारा प्रणाम कहना और उन्हें हमारा संदेश देना कि तीनों राजकुमारों को वह अन्य विद्यार्थियों की ही भांति आश्रम से विदा करें। उनका स्वागत हम राजमहल के मुख्य द्वार पर स्वयं करेंगे। जो आज्ञा महाराज। राजा पलवल राय के राजगुरु को भेजे इस संदेश ने पर्दे के पीछे बैठी महारानी यशोधरा को ही नहीं, दरबारियों तथा दरबार में उपस्थित अन्य सभी व्यक्तियों को चौंकाने के साथ साथ आश्चर्य में डाल दिया। महाराज ने राजकुमारों के प्रति ऐसा अव्यवहारिक निर्णय आखिर क्यों किया? पता नहीं महाराज के दिल में क्या है। हमारे महाराज असाधारण समझबूझ वाले हैं। राजकुमारों के प्रति उनके द्वारा लिए गए निर्णय के पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। महाराज के आदेशानुसार तीनों राजकुमार खुशी खुशी गुरुकुल से अपने अपने घोड़े पर सवार हो राजमहल की ओर रवाना हुए। लेकिन भैया, यह बात समझ नहीं आती कि पिताजी महाराज ने हमें शाही सम्मान से राजमहल क्यों नहीं बुलवाया। उनके इस निर्णय के पीछे निश्चय ही कोई रहस्य होगा। मैं जानता हूँ क्या रहस्य है। सीधी सी बात है, इस समय हम विद्यार्थी हैं, सो जैसे सब विद्यार्थी घर गए हैं वैसे ही हम जा रहे हैं। राजकुमार तो राजमहल में जाकर बनेंगे, वहां हमारा स्वागत राजकुमारों जैसा होगा। राजमहल के मुख्य द्वार पर उनका सचमुच परंपरागत राजसी स्वागत व सम्मान हुआ। शाही बैंड, विशाल जनसमूह तथा शाही सेना की एक टुकड़ी द्वारा सैनिक स्वागत व सम्मान की शानदार व्यवस्था थी। वल्लभगढ़ के प्रतापी राजकुमारों की जय। माँ, मेरे बच्चों, वीर केतु ने सही कहा था। तीनों राजकुमार हैरान थे कि उन्हें अब तक मुख्य द्वार पर ही क्यों रोका हुआ है। मेरे होनहार सपूतों, तुम निश्चय ही यह सोच रहे होंगे कि अब तक तुम्हें महल के अंदर क्यों नहीं ले जाया गया। निश्चय ही यही बात है पूज्य पिताजी महाराज। इसका एक कारण है मेरे लाडलो, वह यह कि मैं देखना चाहता हूँ कि 20 वर्ष गुरुकुल में रहकर तुमने क्या सीखा है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। हम हर प्रकार की परीक्षा देने को तैयार हैं। शाबाश, अब ध्यान पूर्वक सुनो। बड़े राजकुमार वीरेंद्र केतु, तुम दक्षिण दिशा में जाओगे। मंझले राजकुमार विनय केतु, तुम पश्चिम दिशा में जाओगे। और छोटे राजकुमार वीर केतु, तुम पूर्व दिशा में जाओगे। और 1 वर्ष बाद आज ही के दिन तुम वापस लौटोगे, लेकिन खाली हाथ नहीं, बल्कि अपने साथ
कोई न कोई मूल्यवान उपहार लेकर आओगे। तुम तीनों में से जो भी सबसे मूल्यवान उपहार लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा, अर्थात सबसे मूल्यवान उपहार लाने वाला राजकुमार ही वल्लभगढ़ का राजा बनेगा। हम यह परीक्षा देने को तैयार हैं। तो क्या इस समय हमें महल में जाने की अनुमति नहीं है? क्या इसीलिए हमें मुख्य द्वार पर रोका गया था ताकि यहीं से हमें 1 वर्ष के लिए विदा कर दिया जाए? महल तुम्हारा ही है, लेकिन इस समय मेरी ओर से महल में जाने की अनुमति सिर्फ उसे ही मिलेगी जो यह परीक्षा न देना चाहता हो, क्योंकि महल में जाकर माँ की ममता तथा राजमहल के सुख तुम्हें मोहित कर सकते हैं। ऐसी हालत में तुम 1 वर्ष के लिए शायद राजमहल के ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण को छोड़कर न जाना चाहो। अर्थात मैं नहीं चाहता किसी प्रकार की मोह माया का शिकार होकर तुम यह अंतिम परीक्षा देने में हिचकिचाओ या इनकार ही कर बैठो। इसलिए तुम्हें महल में प्रवेश नहीं होने दिया गया। वैसे मेरा तुम पर कोई दबाव नहीं है। यह अंतिम परीक्षा देना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तीनों राजकुमार अपने पिता की इच्छा अनुसार यह अंतिम परीक्षा देने को तैयार थे, अतः अपने पिता द्वारा बताई गई दिशाओं में चल पड़े। बड़ा राजकुमार वीरेंद्र केतु को दक्षिण दिशा की ओर चलते चलते कई दिन हो गए थे। अपने राज्य वल्लभगढ़ की सीमा बहुत पीछे छूट चुकी थी और अब उसके रास्ते में था घना जंगल। पर राजकुमार वीरेंद्र केतु निडर और साहसी था। उसे जंगल से तनिक भी भय न था। आगे जाकर उसे भील जाति के जंगली मानवों की बस्ती मिली, जहां भीलों ने उसे घेर लिया। उसे भील राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। हमारे राज्य की सीमा में बिना अनुमति के प्रविष्ट होकर तुमने अपराध किया है। इस अपराध की सजा मृत्यु दंड है, लेकिन हम तुमसे तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछना चाहेंगे, जो अवश्य पूरी की जाएगी। मृत्यु से मुझे कोई भय नहीं, लेकिन मैं एक योद्धा की मौत पसंद करता हूँ और इसके लिए तुम्हें ललकारता हूँ। हम दोनों में से जो विजयी होगा वही इस राज्य का राजा होगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है। भील राजा अपने पूरे राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसे अपनी शक्ति का बहुत गरूर था। उसने राजकुमार की चुनौती स्वीकार कर ली और राजकुमार तथा भील राजा के मध्य खूब जमकर युद्ध हुआ। एक मौका ऐसा आया कि भील राजा निहत्था हो भूमि पर आ गिरा। मैं चाहूं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं और इस राज्य का स्वामी बन जाऊं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। अस्त्र शस्त्र युद्ध में तुम पराजित हो चुके। अब द्वंद्व युद्ध के लिए तुम्हें ललकारता हूं, ताकि तुम्हारे दिल में कोई अरमान बाकी न रहे। द्वंद्व युद्ध में हर किसी ने पहले ही अनुमान लगा दिया था कि जीत भील राजा की ही होगी, क्योंकि उसका लंबा तगड़ा शरीर राजकुमार के शरीर से चौगुना था और भील राज्य का हर नागरिक जानता था कि उनके राजा के जिस्म में 2 हाथियों का बल है। लेकिन राजकुमार वीरेंद्र केतु की चुस्ती फुर्ती तथा दाव पेंचों के सामने भील राजा के शरीर में समाया हुआ 2 हाथियों का बल धरा का धरा रह गया और राजकुमार वीरेंद्र ने एक ऐसा दाव लगाया कि भील राजा ने अपनी दोनों टांगों की हड्डी तुड़वाकर चारों खाने चित हो गया। कोई अरमान बाकी है या पराजय स्वीकार करते हो? मैं पराजय स्वीकार करता हूँ, और चूंकि तुमने मुझे जान से नहीं मारा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा दास हो गया और तुम भील जाति के राजा बन गए हो। क्योंकि यहाँ का नियम ही यह है कि राजा तब तक ही राजा बना रहता है जब तक कि राज्य में उसे पराजित कर सकने वाला कोई दूसरा योद्धा पैदा न हो जाए। हर वर्ष राज्य के योद्धा राजा को ललकारते हैं। जो विजयी होता है वही राजा बन जाता है। इस प्रकार तुम अब यहाँ के राजा हो। इस प्रकार अपने असाधारण साहस व पराक्रम से राजकुमार वीरेंद्र केतु भील देश का राजा बन गया। पराजित भील राजा को उसने अपना प्रमुख सहायक व राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। इसके साथ ही उसने भील देश के सभी युवकों को युद्ध कला के नए व आधुनिक पैतरे सिखाए। फिर एक दिन भील देश के नौजवानों, भले ही गिनती में हम थोड़े हैं, लेकिन हमारे पास असाधारण साहस है तथा आधुनिक रण कौशल में हम किसी भी बड़े राज्य की सेना का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे तुम्हारे भूतपूर्व राजा अर्थात प्रधानमंत्री विजय सिंह ने बताया है। कुलिंग देश का राजा बड़ा ही दुष्ट और चाल चलन का खराब राजा है। उसके राज्य की जनता ही उससे नफरत करती है। इसलिए कल हम कुलिंग देश पर चढ़ाई कर देंगे और कुलिंग राज्य पर अपनी विजय पताका फहरा देंगे।
बताइए, क्या तुम मेरे इस निर्णय से सहमत हो? हम आपके साथ हैं। हम चढ़ाई करेंगे। कुलिंग देश को हम सहजी जीत लेंगे। और फिर भील देश के मुट्ठी भर योद्धाओं ने राजकुमार वीरेंद्र केतु तथा भील देश के भूतपूर्व राजा तथा वर्तमान प्रधानमंत्री विजय सिंह के नेतृत्व में कुलिंग देश पर चढ़ाई कर दी। खूब जमकर युद्ध हुआ, लेकिन सूरज के ढलने तक कुलिंग देश का राजा और सेनापति मारे गए। बची हुई सेना के आधे सैनिक तो पीठ दिखाकर भाग गए। बाकियों ने सफेद ध्वज फहराकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की, अर्थात आत्मसमर्पण कर दिया। कुलिंग देश के सिंहासन पर राजकुमार वीरेंद्र केतु बैठे तो देश की जनता ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। राजा वीरेंद्र केतु की जय। कुलिंग देश का राजा बनते ही वीरेंद्र केतु के हौसले और अधिक बुलंद हो गए। उसने कुलिंग देश के पराजित तथा भगोड़े सैनिकों को एकत्रित किया तथा नई भर्ती कर सेना बढ़ाई और उन्हें उचित परीक्षण देना आरंभ कर दिया। वह अब पड़ोसी राज्यों पर हमला कर उन्हें फतेह करने की योजना बना रहा था और इसमें संदेह नहीं था कि उसके द्वारा नए सिरे से गठित की गई कुलिंग देश की सेना के हौसले भी अपने राजा के समान बुलंद थे तथा सेना के सभी ऊंचे पदों पर भील देश के योद्धाओं को नियुक्त किया गया था, जो कि वीरेंद्र केतु के प्रति पूर्ण तथा वफादार थे। वीरेंद्र केतु समय समय पर सेना के बड़े अफसरों से सलाह मशवरा करता था। महाराज, सेना आपके प्रतिपूर्ण वफादार है तथा प्रत्येक सैनिक पड़ोसी राज्य विक्रमगढ़ पर हमला करने और उस पर अपनी विजय पताका फहराने के लिए सिर्फ आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। तो ठीक है, विक्रमगढ़ के राजा के पास दूत भेजो कि वह बिना युद्ध के हमारी अधीनता स्वीकार कर ले या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इधर वीरेंद्र केतु अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा हुआ था, ताकि 1 वर्ष बाद जब वह अपने पिता के पास जाए तो उन्हें वह जीते हुए अधिक से अधिक राज्य उपहार दे सके। तो उधर मंझला राजकुमार विजय केतु पश्चिम दिशा के एक 33वें राज्य में पहुंच गया था। इस राज्य की हर चीज अद्भुत व निराली है। एक राहगीर ने बताया था कि यह तिलिस्मी बगीचा है। इस बगीचे का कोई भी पौधा, वृक्ष तथा रंग बिरंगे मोहक सुगंध वाले यह फूल हमेशा ऐसे ही खिले रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं। प्यास लगी है, इस कुएं पर कलश भी है और रस्सी भी। क्यों न कुएं से पानी निकाल अपनी प्यास बुझाऊं तथा पेड़ों पर लदे फल तथा मेवे तोड़कर अपनी भूख मिटाऊं। लेकिन जब राजकुमार विजय केतु कुएं से पानी खींच रहा था, तभी न जाने एक भयानक शक्ल वाली बेहद कुरूप बुढ़िया दबे पांव उसके पीछे पहुंच गई और उसने राजकुमार को धक्का दे दिया। ओह, हा हा हा! मूर्ख चला था अपनी भूख प्यास मिटाने, अब तिलिस्मी नाग का आहार बनकर उसकी भूखी आत्मा को तृप्त करेगा। राजकुमार विनय केतु बहुत कुशल तैराक था। कुएं में गिरते ही उसने पानी में हाथ पैर चलाकर अपने शरीर का संतुलन बनाकर पानी में स्थिर होकर सतह पर आने की कोशिश की, लेकिन शीघ्र ही उसे एहसास हो गया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पानी के नीचे की ओर खींच रही है। पता नहीं कौन है वह जो मुझे पानी में नीचे की ओर खींच रहा है। अचानक उसका शरीर पानी में से गुजरकर ठोस धरातल पर आ गिरा। आश्चर्य है, मैं पानी में से गुजरकर नीचे आ गिरा। पानी मेरे सिर पर ऐसे रुका हुआ है जैसे पानी ना होकर वह ठोस छत हो। पता नहीं किस अदृश्य शक्ति ने पानी को इस प्रकार हवा में रोका हुआ है। तभी एक तेज और भयानक फुंकार ने राजकुमार विनय केतु को चौंका दिया। ओह, इतना विशालकाय नाग! इसके मुंह से निकली आग की लपटों की गर्मी इतनी तेज है कि शरीर झुलसता हुआ सा महसूस हो रहा है। अचानक विशालकाय नाग की भारी भरकम पूंछ बिजली किसी फुर्ती से हवा में उठी और इससे पहले कि राजकुमार विजय केतु संभल पाता, पूंछ उसकी कमर में लिपट गई। पूंछ से राजकुमार को जकड़कर नाग ने उसे अपने मुंह की तरफ उठाया। उफ, यह तो मुझे जीवित ही निगल जाना चाहता है, लेकिन इसके मुंह में जाने से पहले ही मेरा जिस्म इसके मुंह से निकलती आग की लपटों में भुन जाएगा। राजकुमार ने सोचा, अगर शीघ्र ही वह नाग की गिरफ्त से न निकला तो मौत निश्चित है। अतः पलक झपकते ही राजकुमार ने अपनी मयान से तलवार खींची और उसके एक ही वार से नाग की पूंछ कट गई। उफ, यह अब मुझे अपने मुंह से निकली आग में जला डालना चाहता है।
पूंछ के कटते ही राजकुमार नाग के शिकंजे से छूट गया, लेकिन नाग ने भी मुंह से भयानक पुंकार के साथ आग का बवंडर सा उगला, मानो पूंछ के कट जाने पर वह अपना क्रोध प्रकट कर रहा हो। उफ, यह अब मुझे अपने मुंह से निकली आग में जला डालना चाहता है। और जब हर पल अपने मुंह की लपटों को तेज करता हुआ नाग राजकुमार की ओर खिसकने लगा, तो राजकुमार भी अपनी सारी शक्ति समेटकर हवा में उछल गया। फिर अगले ही पल नाग के सिर के पीछे पहुंचकर उसने पूरी शक्ति से तलवार का प्रहार नाग के सिर पर किया और उसका फन चीर दिया। लेकिन जैसे ही नाग के प्राण पखेरु उड़े, उसका शरीर गायब हो गया और उसके स्थान पर एक युवक प्रकट हो गया। राजकुमार विनय केतु को प्रणाम। आपने मुझे श्राप मुक्त करके मुझे नव जीवन दिया है। अब मैं आपकी मदद करके आपके इस उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो तुम अपना परिचय दो, फिर बताओ कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। मैं देव कुमार हूँ। एक दुष्ट सन्यासी के श्राप से मैं नाग बनकर पाताल लोक में आने वाले बाहरी दुनिया के प्राणियों को खाकर पाताल लोक की रक्षा करता था। तभी से मैं इस रास्ते से आने वाले किसी ऐसे प्राणी की प्रतीक्षा कर रहा था जो मेरा भोजन बनने की बजाय मुझे मारकर मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर सके। तुमने यह काम कर दिखाया है और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम इस पाताल लोक के स्वामी बनकर यहाँ के कोषागार में रखे पृथ्वी व पाताल लोक के सबसे बड़े खजाने को तथा यहाँ के तीनों लोकों में सबसे सुंदर व अनेक गुप्त विद्याओं को जानने वाली राजकुमारी से विवाह करके उसे अपनी जीवन संगिनी बना सको। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आओ मेरे साथ, मैं एक गुप्त रास्ते से तुम्हें पाताल लोक के राजमहल में ले चलता हूँ। तुम्हारे सभी कार्य वहाँ सिद्ध हो जाएंगे। पर मित्र देव कुमार, तुमने अपने बारे में यह नहीं बताया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो तथा वह दुष्ट सन्यासी कौन है जिसने तुम्हें श्राप देकर नाग बनाया था। मैं तिलिस्मी राज्य का राजकुमार हूँ। सन्यासी ने मुझे इसलिए श्राप दिया था कि उसकी आज्ञा अनुसार मैंने एक अबोध बालक की बलि देने से इनकार कर दिया था। मैं अगर उसकी आज्ञा अनुसार बालक की बलि दे देता तो सन्यासी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती, पर मेरे इनकार करने पर उसके देवता अब किसी के हाथ से भी बालक की बलि स्वीकार नहीं करेंगे और इस प्रकार उस सन्यासी को कभी पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। उस सन्यासी ने श्राप देने के साथ ही मुझे तिलिस्मी बाग के उसी कुएं में धकेल दिया था जिसमें गिरकर तुम यहाँ पहुंचे हो, और धक्का देते समय कहा था, जा दुष्ट, नाग बनकर पाताल लोक के इस द्वार का प्रहरी बनकर इस द्वार से आने वाले प्राणियों का भक्षण कर और तेरी मुक्ति इसी द्वार से आने वाले किसी मनुष्य के हाथों होगी। यह तो कोई सुरंग है। क्या यह राजभवन में समाप्त होगी? यह सुरंग हमें राजमहल के पूजा घर में पहुंचा देगी। वह देखो सीढ़ियां। अब उन सीढ़ियों के रास्ते हम ऊपर स्थित पूजा घर में पहुंच जाएंगे। तुम्हें यह रास्ता कैसे मालूम हुआ? मैंने कई बार राजकुमारी को इस रास्ते से जाते देखा था। एक बार वह अपनी किसी सहेली को इस गुप्त रास्ते का भेद बता रही थी। मैं उस समय नाग के रूप में था और राजकुमारी मेरे पास ही खड़ी अपनी सहेली से बात कर रही थी। सीढ़ियों के रास्ते वह एक पूजा घर में पहुंचे। अब आगे आओ और देवता के हाथ से त्रिशूल निकालकर उसकी नाभि में घोंप दो। ऐसा करते ही पाताल लोक के राजा की मृत्यु हो जाएगी तथा राजकुमारी आजाद हो जाएगी, जो इस समय अपने पिता की कैद में कष्ट के दिन भोग रही है। इसके साथ ही सारे गुप्त द्वार खुल जाएंगे और महल के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो जाएंगे। लेकिन राजकुमारी को उसके पिता ने क्यों कैद कर रखा है? क्योंकि उसी दुष्ट सन्यासी ने यहाँ के राजा को बताया था कि जिस समय राजकुमारी का विवाह किसी भी युवक से होगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी, और जब तक राजकुमारी का विवाह न होगा, राजा के प्राण बचे रहेंगे। अर्थात जब तक राजकुमारी कुंवारी रहेगी, राजा अमर रहेगा। इसलिए उसने राजकुमारी को कैद में डालकर कैद खाने पर कड़ा पहरा बिठा दिया है और खुद अय्याशी भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। 2 दिन पहले ही उसने 501वां विवाह राजकुमारी से भी कम उम्र की लड़की से किया है। ऐसे दुष्ट पिता का तो मर जाना ही उचित है, जो अपने सुख के लिए
अपनी संतान को आजीवन कष्ट भोगने के लिए कारावास में रखे। और फिर राजकुमार ने आगे बढ़कर देवता की पत्थर की विशालकाय मूर्ति के हाथ से त्रिशूल निकाला और उसकी नाभि के सुराख में घोंप दिया। अगले ही क्षण धड़ाम, जैसे ही देवता रूपी मूर्ति का सिर फटा, राजकुमार के हाथ में थमे त्रिशूल का धातु का डंडा हाथ से फिसलकर देवता की नाभि में समाता चला गया। ओह! जैसे ही त्रिशूल का डंडा देवता की नाभि में पूरा समा गया, वैसे ही देवता के पेट में एक दरवाजा प्रकट हो गया। चलो, अब कोई खतरा नहीं, हम सीधे उस कारावास में पहुंचेंगे जहां राजकुमारी कैद है। वहां तुम राजकुमारी से विवाह कर लेना। ऐसा होते ही राजा की मृत्यु हो जाएगी और राजकुमारी दरबार में पहुंचकर घोषणा कर देगी कि तुम उसके पति हो तथा पाताल लोक के राज्य पर अब तुम्हारा अधिकार है। देवता के पेट में बनी सीढ़ियों के रास्ते वह एक कारागार में पहुंचे। वहां कैद राजकुमारी इन्हें देखकर प्रसन्न हो उठी तथा उसने अपनी जादुई शक्ति से कुछ ही क्षणों में विवाह मंडप बनाकर पुरोहित भी बुला लिया और राजकुमार विनय केतु को पति स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात राजकुमारी उन्हें अपने पिता के कक्ष में ले गई, जहां उसने अपने पिता को मृत अवस्था में पाया। लो, यह अंगूठी पहन लो। इसे पहनकर तुम मन में जहां भी पहुंचने की इच्छा करोगे वहां पहुंच जाओगे, लेकिन यह अंगूठी तुम्हें तुम्हारी मन मर्जी के स्थान पर पहुंचाकर मेरे पास वापस लौट आएगी। अब आप सुखपूर्वक जीवन बिताओ तथा मुझे मेरे तिलस्मी राज्य में पहुंचा दो, ताकि मैं अपने पुत्र वियोग में तड़पते पिता के पास पहुंचकर उनका दुख हर सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। अंगूठी पहनते ही देवकुमार गायब हो गया। मेरे स्वामी, आओ, अब हम पाताल लोक की जनता को दर्शन देकर उन्हें बता दें कि अब उन्हें मेरे अत्याचारी व दुराचारी पिता से छुटकारा मिल गया है और अब तुम यहाँ के राजा हो तथा मैं तुम्हारी रानी हूँ। चलो स्वर्णलेखा। और फिर 1 वर्ष बाद सबसे पहले बड़ा राजकुमार वीरेंद्र केतु अपने पिता वल्लभगढ़ के महाराज पलवल राय के पास पहुंचा। महाराज, 6 राज्यों का राजपाट मैं आपको उपहार में देता हूँ, जिन्हें मैंने अपने शौर्य व साहस से जीता है। शाबाश वीरेंद्र केतु, तुम्हारा उपहार सचमुच मूल्यवान है। फिर मंझला राजकुमार पाताल लोक की राजकुमारी के साथ उड़न खटोले पर सवार होकर पहुंचा। ओह विनय केतु! महाराज, मैं पाताल लोक का राज्य तथा वहां का खजाना, जो पृथ्वी तथा पाताल लोक का सबसे विशाल खजाना है, और पुत्र वधू के रूप में स्वर्णलेखा को आपको उपहार में देता हूँ। इस स्वर्णलेखा के पास तीनों लोकों की सैर करने के लिए यह उड़न खटोला है। मन चाहे स्थान पर पलक झपकते ही पहुंच जाने के लिए जादुई अंगूठी है। एक जादुई कंगन इसके हाथ में है, जिससे यह मन चाहे धन दौलत मांग सकती है। तुम्हारा उपहार भी बहुमूल्य है विनय केतु। अब हमें वीर केतु की प्रतीक्षा है। पता नहीं वह क्या उपहार लाएगा। तभी एक साधु राज दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका छोटा पुत्र वीर केतु हूँ। पिछले 1 वर्ष में मैंने स्वामी शंखचूर्ण का शिष्य बनकर कठिन तपस्या की है और तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त किया है। आपके लिए यही उपहार लाया हूँ मैं। बताओ राजा विक्रम, तीनों राजकुमारों में से कौन सबसे कीमती व दुर्लभ उपहार लाया था? तीनों राजकुमारों में से किसे राजा पलवल राय ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? इस सवाल का जवाब जानते हुए भी न दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, छोटे राजकुमार वीर केतु का उपहार सबसे मूल्यवान है। उसे ही राजा पलवल राय ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया होगा, क्योंकि बड़े राजकुमार द्वारा 6 राज्यों का राज अपने पिता को उपहार में देने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। दूसरी बात यह थी कि 6 राज्यों का वह राजपाट कोई अन्य शक्तिशाली राजा उसे युद्ध में पराजित करके उससे छीन सकता था। इसी प्रकार मंझले राजकुमार का पाताल लोक का राज्य भी कोई अन्य बलवान राजा युद्ध में उससे जीत सकता था। पाताल लोक का खजाना भले ही कितना ही बड़ा क्यों न हो, पर यदि उस खजाने को खुले हाथों से लुटाना शुरू किया जाता तो एक दिन वह सब समाप्त हो सकता था। रही उसकी पत्नी की बातें, जिसके पास जादुई उड़न खटोला, अंगूठी तथा कंगन थे, तो यह भी ऐसी चीजें थी जो चोरी से, धोखे से या बल प्रयोग से उससे कोई भी छीन सकता था। जबकि छोटा राजकुमार वीर केतु ऐसा उपहार लाया था
जो दुनिया का सबसे बड़ा उपहार था। जिस व्यक्ति के पास तीनों लोकों का ज्ञान हो, उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त करना कठिन नहीं है। और ज्ञान का उपहार ऐसा उपहार है जो जितना बांटा जाए, बांटने वाले के पास वह उतना ही बढ़ता जाता है। अपना ज्ञान रूपी खजाना दुनिया को बांटकर वह पूरी दुनिया के दिलों पर राज कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान रूपी खजाना कम होने की बजाय बढ़ता ही जाता है। इसलिए सबसे कीमती, स्थायी व दुर्लभ उपहार राजकुमार वीर केतु का ही हुआ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा राजा विक्रम। राजा पलवल राय ने वीर केतु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन तुमने शर्त भंग कर दी। तुम बोल पड़े, इसलिए मैं वापस चला उसी शमशान में जहां से तुम मुझे यहां तक लाए हो। वीर केतु मनुष्य का ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा खजाना है, जो उससे कोई छीन नहीं सकता। और यह खजाना ऐसा है जिसे जितना बांटा जाए यह उतना ही बढ़ता जाता है। बाकी सब कुछ राजपाट, धन दौलत, जादुई ताकत रखने वाली चीजें ऐसी हैं जो कभी भी एक मनुष्य के अधिकार से निकलकर दूसरे के अधिकार में पहुंच सकती है। पर किसी भी मनुष्य से उसका ज्ञान सीखा तो जा सकता है, पर उससे छीना नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान का उपहार ही सबसे बड़ा उपहार है, और जिसे ज्ञान का उपहार मिल जाता है उसका जीवन सदा सुख में बीतता है। और इस प्रकार राजा विक्रम के मौन भंग करते ही बेताल वापस उस शमशान में उस वृक्ष से उल्टा लटक गया। तो यह थी इस कॉमिक्स की एक मजेदार कहानी। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।